Okay, so hello learners, welcome back to this very brand new lesson. and and first of all it's a great feeling कि भाई हम चैप्टर 70 तक पहुंच चुके हैं, है ना। और जो इतनी लेंथी बुक है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सर मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो जो मेरे साथ यहाँ तक बेसिकली ये सफ़र पूरा करते हुए आए हैं। ठीक है, जिन्होंने इस सीरीज़ को फॉलो किया है। सर मैम, आपको पता है कि हमने क्वालिटी पे कभी भी जो है कभी कोई कॉम्प्रो किया नहीं है। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर लेसन में हम बात करेंगे लो कमीशन की। एंड जल्द से जल्द ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कराने की यहाँ पर ट्राई है। अप्रैल ख़त्म होने के पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप खुद समझिए ना, 6 से लेकर के 12-15 मिनट के अंदर अंदर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। सो इट्स ए टाइम सेविंग थिंग ना, हम आपके यहाँ पे टाइम सेव कर रहे हैं। एंड मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे निकाल करके लेके जाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव रहता है। तो सबसे पहले दो काम आपको करना है। पहला तो है टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। एंड दूसरा कि सर मैम आपको इस वाली प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। ओके, लो कमीशन देख लेते हैं। अब बात करते हैं अभी तक बेसिकली क्या कंडीशन रही है कमीशन को लेकर के इंडिया में। तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, TPSPs हैं, वहाँ पर बता रखा है कि भाई लॉ रिफॉर्म्स कंट्री में किस तरीके से होने चाहिए, हक बेसिकली इंश्योर करने के लिए, DPSP को फुलफिल करने के लिए तो ज़रूरी है। तो आर्टिकल 372 के अंदर भी ये मेंशन है कि भाई अब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो जब तक फोर्स में रहेंगे, जब तक उनको अमेंड नहीं कर देंगे या फिर रिपील नहीं कर देंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में भी लॉ रिफॉर्म्स की बातें यहाँ पर की जाती है और कंटिन्यूसली किए भी गए हैं आज तक, राइट। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो क्या ही है। अच्छा, ये नहीं दिखा क्या? ओके, देख लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये 19th सेंचुरी में सबसे पहली बार लेकर के आए थे। तो क्या इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट लॉ कमीशन का जो हेड था, चेयरमैन था, वो लॉर्ड मकावले था, 1834 में आया था। सेकेंड लॉ कमीशन जॉन रोमिली 1853 में। फिर थर्ड लॉ कमीशन जो था वो आपका 1861 में, जॉन रोमिली, इसका भी सेम। एंड आपका जो फोर्थ लॉ कमीशन था 1879, डॉक्टर वाइटनी स्टॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखना। बात करते हैं तो इंडिया में ना फिर फर्स्ट लॉ कमीशन लेकर के आया गया 1955 में। कब? 1955 में, राइट। तो 3 साल के लिए लेकर के आया गया था। अंदर था MC सेतलवद, ये उस टाइम के अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। ठीक है, MC सेतलवद। तो उसके बाद से काफ़ी सारे लॉ कमीशन यहाँ पर अपॉइंट किए गए। कितने अपॉइंट कर दिए गए अभी तक? लगभग अगर हम बात करें तो 22। ठीक है, 22। ये बेसिकली आप यहाँ पे देखना। अभी जो रिसेंट में है ये आपको याद रखना है, जस्टिस रितु राज अवस्थी, इनके अंदर ये आपका है। 2024 तक ये रहेगा। ठीक है, इनके जो टाइम पीरियड्स हैं ये सब है ना डिफरेंट, मतलब मुद्दों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंड करता है कि कमीशन के बनाते टाइम पे कितना इनको टाइम दिया गया। ठीक है, नेम्स जो है वो उनके चेयरमैन के बेसिस पर, चेयरमैन के नाम के ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। कंपोजिशन की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी फिक्स नहीं है कंपोजिशन के, ये भी फिक्स नहीं है। जनरली अगर हम बात करें तो चेयरमैन होते हैं एंड कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। डिपेंड करता है कि क्या मुद्दा उनको दिया गया, टॉपिक्स फॉर दी कंसिडरेशन। अब जो चेयरमैन एंड फुल टाइम मेंबर्स हैं वो या तो सर्विंग जज होते हैं या रिटायर्ड जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। उसके अलावा लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ज्यूरिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं कोई भी लॉ यूनिवर्सिटी के। मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो इंडियन लीगल सर्विस के पार्टिसिपेट मतलब ये रहेंगे एंड होल्ड द रैंक ऑफ आइदर एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पद उनका कम से कम रहना ही चाहिए। ठीक है, जो पार्ट टाइम मेंबर्स रहेंगे वो अपॉइंट करेंगे बाय दी अमंग द एमिनेंट मेंबर्स ऑफ द बार, और जो एमिनेंट स्कॉलर्स रहते हैं इस फील्ड में उनको। कमीशन का जो रेगुलर स्टाफ है वो यही डजन रिसर्च पर्सोनल हो गए वेरिड एक्सपीरियंस के साथ। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी स्टाफ भी यही करते हैं, खुद ही करते हैं अपॉइंट। अब इनके फंक्शंस देख लीजिए, हालांकि पता है आपको यार वही सब चीज़ें हैं कि लॉ को आइडेंटिफाई करता है कि भाई ज़रूरत है कि नहीं है अभी तक भी, और अगर नहीं है तो इसको उड़ा दिया जाए, इनके रिपील कर दिया जाए, तो वो सजेस्ट वगैरह करते हैं। एंड इनके जो ये देखिए यहाँ पर नॉन बाइंडिंग इनकी क्या रहती है सर मैम, इनकी नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन रहता है, एडवाइजरी बॉडी है ये। उसके अलावा कन्वे करते हैं जो कि, अच्छा, एग्जामिन करते हैं कि जो DPSPs के कोहेरेंस में है कि नहीं है, जितने भी कानून और लॉज देखते हैं आज के टाइम के हिसाब से रिलेवेंट है कि नहीं, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखा जाता है। एंड ये सब चीज़ें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो किया जाता है इसके अंदर। एंड जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो रिसर्चेस हुई हैं उनके बारे में भी देखा जाता है, जितने भी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेकर के टू रिवाइज द सेंट्रल एक्ट्स, है ना, जनरल इंपॉर्टेंस की जो है, और एम्बिग्यूटीज एनॉमलीज अगर कोई कानून के अंदर पाई जाती है तो उसको हटाने की बात ये करते हैं। सबसे ज़रूरी क्या है? ये है सबसे ज़रूरी। सबसे ज़रूरी क्या है? ये है सबसे ज़रूरी।
ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या होता है कि पहले प्रोसीजर क्या है, वर्किंग है, कि किस तरीके से काम करता है लो कमीशन। आज तक नहीं पढ़ा होगा, आप बता देता हूँ, आज आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट लिया जाता है कि भाई कौन कौन से हमको प्रोजेक्ट इसके अंदर लेने हैं और क्या बेसिकली मुद्दा हमारा है इनकी मीटिंग्स में। फिर प्रायोरिटीज़ डिस्कस की जाती है कि भाई हमको किस फील्ड में काम करना है ना, उसको आइडेंटिफाई सब चीज़ करते हैं। उसके बाद डिफरेंट मैथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि कौन कौन से स्कोप ऑफ हमारा रिफॉर्म रहेगा, है ना, रिसर्च रहेगा, डाटाज रहेंगे, ये सब। उसके अलावा वर्किंग पेपर निकालते हैं फिर कि जिसमें मैटर से रिलेटेड बातें हैं, क्या रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं ये मजे से ना आउटकम। उसके अलावा फिर ये जो पेपर है वर्किंग पेपर, उसको पब्लिक में सर्कुलेट किया जाता है कि भाई क्या किस तरीके से पर्सपेक्टिव आपको, सजेशंस किस तरीके से, रिएक्शंस मिलते हैं। फिर जो रिस्पॉन्स आता है ना उसको एक प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन में इंक्लूड किया जाता है उनको, है ना, इग्नोर नहीं किया जाता। फिर प्रॉपर स्क्रूटनी होती है उस रिपोर्ट की, फिर एक फाइनल रिपोर्ट बना करके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को फॉरवर्ड कर दी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब ये जो रिपोर्ट है कमीशन की, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाती है इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्रीज। तो फिर पार्लियामेंट में ये सबमिट की जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। टिल नाउ अगर हम बात करें तो 277 रिपोर्ट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैव बीन सबमिटेड। ठीक है, रोल क्या है इसका, तो गवर्नमेंट गेट्स बेनिफिशियल, है ना, कि इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं फ्रॉम, क्योंकि एक स्पेशलाइज बॉडी है तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी कवर करके आपको प्रोवाइड करती है। कमीशंस ऑन अ रेफरेंस मैड टू बाय दी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सुओमोटो कॉग्नाइजेंस भी ले करके जो एग्जिस्टेंस लॉज हैं उन पे भी नए कानून सजेस्ट कर सकती है। एंड अंडरटेक दी जो वेरियस स्टडीज़ एंड रिसर्चेज होती है इंडिया में, जो लॉ रिफॉर्म्स है उसमें हम किस तरीके से इनक्लूड कर सकते हैं, है ना, वो सब चीज़। वेरियस कमीशंस हैव बीन एबल टू मेक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द एंड द कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज। अब जैसे कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है ना, उसमें लॉ कमीशन का रिपोर्ट, लॉ कमीशन का एटलीस्ट योगदान तो रहता ही है। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी, ये देखिए यहाँ पर 21st जो लॉ कमीशन है इंडिया में 2015 से 18 तक आया था लास्ट, है ना। अभी तो कौन सा चल रहा है हमारा, अभी हमने ऊपर देखा था 22nd। ठीक है, तो ये 21st की रिपोर्ट्स हैं बेसिकली, 263 से 277 रिपोर्ट्स तक, कि भाई जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग, है ना, रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स, ये सब चीज़ें, ये सब करता है भैया कानून आपका, क्या आपका लॉ कमीशन। तो वेरी वेरी, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं इसको कि एक तरीके से रिसर्च आर्म है ये, क्या रिसर्च आर्म है, रिसर्च एजेंसी है। तो एक बहुत अच्छा एटलीस्ट ड्राफ्ट तो बना करके दे ही देते हैं, है ना। फिर उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो बेसिकली डिसाइड करती है फाइनली आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि आपका 71 चैप्टर होगा, जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।